मिनट। नील के उन 3 शब्दों में कुछ अलग से इमोशंस थे। सारा को यह सुनकर अजीब सा लगा। उसने बिना किसी ऑब्जेक्शन के नील को हक कर लिया। नील कुछ भी नहीं कह रहा था। उसने बस सारा के कंधों पर अपना सिर टिका दिया था। आज सारा को पहली बार किसी से अपनी स्टोरी शेयर करने का मन किया। वो अपनी माँ के बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। उसने नील को बताते हुए कहा, मैं 6 साल की थी जब मेरी मॉम मुझे और मेरे भाई को छोड़कर चली गई। उन्होंने मेरे पापा के साथ एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की थी, बट यू कैन नेवर फोर्स योरसेल्फ। तो इसलिए वो आसान शब्दों में कहा जाए तो भाग गई। सारा की कही ये बात सुनकर नील की पकड़ उस पर और भी मजबूत हो गई। उसने सारा से सवाल करते हुए कहा, क्या तुमने अपनी मॉम को माफ कर दिया है? नील के इस सवाल पर सारा को उसके इस बारे में ख्याल याद आए। उसने नील से कहा, माफ तो तब किया जाता है ना जब किसी की गलती हो, और कोई गलत है या सही ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अपनी ये बात कहते हुए सारा की आंखों में नमी थी। वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करने लगी। नील ने सारा से कन्फेस करते हुए कहा, आई लाइक यू। सारा, अब मुझे तुम्हारी हर बात परफेक्ट लगने लगी है। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे नील की कही इस बात पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसने नील से एक्टिंग करते हुए कहा, क्या तुम्हारे 5 मिनट नहीं हुए? हम ऐसे सड़क के बीच किसी इमोशनल फूल कपल की जैसे खड़े हैं। छोड़ो मुझे। नील को यह समझने में देर नहीं लगी कि सारा उसके सिंपल सी कन्फेशन को स्किलफुली इग्नोर कर रही थी। उसने सारा से उसी के अंदाज में कहा, नहीं, अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं। तुम तब तक ये सोचो कि हम यहां से कहां जा रहे हैं। नील की कन्फेशन से एक मोमेंट के लिए सारा की धड़कनें रुक सी गई थी, लेकिन सारा उस बात पर आना ही नहीं चाहती थी। कुछ देर उस लंबी सी सड़क पर नील और सारा एक दूसरे को यूं ही गले लगाए खड़े रहे। दूसरी तरफ एएस ग्रुप्स की बिल्डिंग में जब से विराज ने उर्वी के साथ रीटा को बात करते हुए सुना था, वो जल्द से जल्द सारा को उस बारे में बताना चाहता था, लेकिन विराज के पास इस बात का कोई एविडेंस ही नहीं था। विराज कुछ सोचने लगा। उसने मन ही मन में कहा, मुझे कोई ना कोई प्रूफ ढूंढना ही पड़ेगा। आई एम श्योर कि वो रीटा ही थी। तभी विराज को एक बात याद आई। उसने अपने आप से कहा, अरे मैं पैसों की बात कैसे भूल सकता हूं? अगर उर्वी ने रीटा को पैसे दिए होंगे तो मुझे उसके बैंक डिटेल्स को ढूंढना चाहिए। विराज को जैसे ही ये आइडिया आया, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। रोहन अभी अभी विनी को उसके घर ड्रॉप करके आया था, तो इसलिए उसका मूड बहुत हैपनिंग था। अपने ऑफिस जाते हुए वो विराज से टकरा गया। विराज जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। रोहन ने उसे सवाल करते हुए कहा, हे विराज, कहाँ जा रहे हो? वो भी इतनी जल्दी में? कुछ हुआ है क्या? विराज रोहन को देखकर कंफ्यूज हो गया। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे रोहन को सब बताना चाहिए या नहीं। विराज ने एब्स्ट्रैक्ट जवाब देते हुए कहा, वो मुझे कुछ काम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं अभी आता हूं। और अपनी बात कहते हुए विराज वहां से चला गया। विराज के ऐसे अजीब बिहेवियर को देखकर रोहन शायद क्यूरियस हो जाता, लेकिन आज की तो बात ही अलग थी। रोहन ने अपनी सिंड्रेला को एक्सीडेंटली किस जो कर लिया था। वो अपने आप को हवाओं में महसूस कर रहा था। उसने विराज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। जाते हुए जब उसे चेरी दिखी तो रोहन ने उसे आवाज दी और उससे कहा, आज पूरे एएस ग्रुप्स को डिनर के लिए जिस किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है वो जा सकते हैं। आज मेरी तरफ से पार्टी है। चेरी रोहन की ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर एक्साइटेड हो गई। उसने रोहन से सवाल करते हुए कहा, वाओ रोहन सर, आज कुछ हुआ है क्या? पार्टी किस खुशी में हो रही है? रोहन पार्टी की वजह को सोचकर ब्लश करने लगा। उसने चेरी को एक प्लैटिनम कार्ड दिया और जवाब में कहा, थोड़ी पर्सनल सी बात है, तुम लोग जहां भी जाना चाहते हो चले जाना, और बिल के लिए मेरा ये कार्ड यूज कर लेना। अपनी बात कहने के बाद रोहन वहां से चला गया। चेरी आज अपने रोहन सर के नए ही रूप को देख रही थी।
लेकिन उसके बारे में सोचने के बजाय उसने जाकर सबको पार्टी के बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझा और रोहन का प्लैटिनम कार्ड पकड़े वो भी वहां से चली गई। पार्टी का प्लान तो सारा और नील ने भी बना लिया था। नील ने एक्साइटेड होते हुए सारा से कहा, सो फाइनली तुम मुझे लीज किचन लेकर जा रही हो। नील अपने डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने के लिए बेताब हो रहा था। यूजुअली जब भी अजीत सबरवाल का जिक्र होता था, नील उस टॉपिक को वहीं बंद कर देता था। लेकिन जब से सारा ने नील को उसके डैड के बारे में बताया था, वो मिस्टर अजीत सबरवाल को जानने के लिए क्यूरियस होने लगा था। सारा ने नील की तरफ देखते हुए कहा, अगर उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद तुम डिसअपॉइंटेड हुए तो मुझे ब्लेम मत करना। किसी बड़ी कंपनी का सीईओ वहां खाना खा सके ऐसी जगह नहीं है वो। जब नील ने सारा की कही ऐसी बात सुनी, नील के चेहरे पर एक स्मर्क छा गया। उसने सारा को होशियारी से कहा, मैं तो एक नॉर्मल सा असिस्टेंट हूँ, किसी बड़े कंपनी की सीईओ तो आप है मैडम। अपनी बात कहते हुए नील सारा की तरफ आंखों में मस्ती लेकर देख रहा था। नील की कही ऐसी बात सुनकर सारा अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। उसने मन ही मन में नील के लॉजिकल नेचर की तारीफ की। आज उसे नील के बात करने का तरीका कुछ अलग सा लग रहा था। सारा ने मन ही मन में कहा, ये पोकर फेस आज बड़ा फ्लर्टी हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये सबरवाल सर के बारे में जानना चाहता है। नील के दिल में उनके लिए कड़वाहट देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। चलो, अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कुछ देर के बाद एक साथ बात करते हुए सारा और नील लीज किचन पहुंच गए। आज फ्राइडे था, तो कल के वीकेंड की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। लीज किचन कोई रेस्टोरेंट नहीं था। एक ट्रक में एक शेफ ने अपना किचन बनाया हुआ था और नीचे कई सारे टेबल्स रखे हुए थे। ऐसी जगह को देखकर नील के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने इस जगह के ऐसे होने की जरा भी उम्मीद नहीं की थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने के बाद सारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। उसने नील को बैठने का इशारा किया और उससे कहा, तुम वहां जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चिकन मंचूरियन लेकर आती हूँ। नील के रिएक्शन को जाने बिना सारा उस भीड़ में ही कहीं खो गई। इस जगह के ऐसे एटमॉस्फेयर को देखकर नील का मुंह बन गया। वो अपने चिकन मंचूरियन खाने के अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने लगा। भले ही मिस्टर अजीत सबरवाल अपनी फैमिली को छोड़कर इंडिया आ चुके थे, लेकिन मिसेस माया सबरवाल ने नील को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी थी। तो इसी वजह से नील ने कभी ऐसी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। नील ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने एक्साइटेड होकर खुद सारा को यहाँ आने के लिए कहा था। अब तो वो बेचारी उस भीड़ में मेरे लिए ऑर्डर देने के लिए भी चली गई है। बट सच कहूं तो मैं खुद इस वक्त वो खाना नहीं चाहता। अपने आप से ही बात करते हुए नील वहां रखे किसी टेबल के पास चला गया। उसने देखा कि उस टेबल पर बहुत धूल थी। ऐसे अनहाइजीनिक टेबल को देखकर नील ने खड़े रहना ही प्रेफर किया। ऑलमोस्ट 25 मिनटों के बाद सारा अपने हाथों में 2 प्लेट्स लेकर नील के पास आई। उसने देखा कि पास में ही टेबल होते हुए भी नील खड़ा था। सारा ने नील से सवाल करते हुए कहा, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अगर इस टेबल पर कोई बैठ गया तो हमें प्लेट्स को हाथ में लेकर खाना पड़ेगा। अब तक नील उस टेबल की तरफ आंखों में घिन लेकर देख रहा था, लेकिन सारा के कहने पर उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। बेचारा नील हेजिटेशन के साथ उस टेबल पर बैठ गया। जब सारा ने उसके सामने चिकन मंचूरियन की प्लेट रखी, नील का मुंह बन गया। उसने उस डिश को डिस्गाइज से देखते हुए कहा, क्या ये कोई खाने की चीज है? नील का ये सवाल सुनकर सारा ने उसे पैथेटिक एक्सप्रेशन के साथ देखा। नील को जब तक समझ में आया कि उसने ये बात थोड़ी ज्यादा ही जोर से कह दी थी, उसने बड़ी स्मार्टनेस के साथ अपनी बात को बदल दिया। नील ने हंसते हुए सारा से कहा, डैड ने ऐसे ही कहा था ना। नील को अपनी होशियारी पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। सारा ने उसके सवाल पर रिएक्ट करते हुए सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने नील के सामने एक क्लीन किया हुआ स्पून बढ़ा दिया। उसने उस स्पून को नील को पकड़ाते हुए कहा, लुक, कोई भी तुम्हें इसे खाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें इसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा ने अपनी बात कहते हुए नील के लिए अपनी फिक्र साफ साफ जताई थी,
लेकिन नील को लगा कि अगर वो इसे खाने से मना कर देगा तो सारा को बुरा लग सकता था। फिर उसने अपने आप के कंफर्टेबल होने का प्रिटेंड किया और सारा से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये खाना नहीं चाहता? आई थिंक तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। सारा नील को समझ ही नहीं पा रही थी। अब जब नील ने खुद कहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सारा ने उसे खाना शुरू करने का इशारा किया। नील ने सारा से हामी भरते हुए अपनी प्लेट से एक चिकन मंचूरियन का टुकड़ा उठाया। उसके चेहरे पर अलग एक्सप्रेशंस थे और मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उस चिकन मंचूरियन को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता था, लेकिन वो सारा को मना भी नहीं करना चाहता था। नील ने अपना मन ऐसे मजबूत किया मानो जहर खा रहा हो। उसने जैसे ही वो स्पून अपने मुंह के अंदर डाला, उसे कुछ अलग सा फील हुआ। उसने मन ही मन में कहा, वाओ, ये तो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से बेहतर है। इट्स अमेजिंग। मैं तो बेकार में ही इसे बुरा भला कहे जा रहा था। उसका चेहरा उसका सेटिस्फैक्शन अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा था। सारा को एक बार फिर से अपने प्रमोशन का दिन याद आ गया। उसके ओल्ड मैन ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था। सारा ने मन ही मन में कहा, दोनों भले ही इतने सालों से एक दूसरे से अलग रहे हों, बिल्कुल एक जैसे हैं। ओल्ड मैन, आज नील में मुझे आप दिख रहे हो। जब सारा अपनी ही सोच में बिजी थी, नील ने उसके सामने से उसकी प्लेट उठा ली। अपने चेहरे के सामने अचानक हुई मूवमेंट से सारा अपने ख्यालों से बाहर आई। सारा ने देखा कि नील उसकी प्लेट को अपनी खाली प्लेट से एक्सचेंज कर चुका था। सारा ने उसे डांट लगाते हुए कहा, ये गलत है। पूरे 25 मिनटों के लिए उस भीड़ में मैं खड़ी थी और मुझे एक बाइट तक नसीब नहीं हो रहा। पोकर फेस, ये गलत है। मुझे मेरी प्लेट वापस करो। सारा किसी बच्चे की तरह नील से लड़ने लगी। नील ने जब सारा के मुंह से अपने लिए पोकर फेस सुना, उसने मना कर दिया। नील ने सारा से कहा, पोकर फेस अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ओके, एक ऑप्शन है, तुम मुझे प्लीज कहो तो शायद बात बन सकती है। कम ऑन बेबी, से प्लीज। नील की ऐसी अजीब सी रिक्वायरमेंट सुनकर सारा का मुंह बन गया। उसने नाराजगी दिखाते हुए नील से अपनी नजरें फेर ली। नील को सारा इस बार बहुत सीरियस लग रही थी। उसने गिव अप करते हुए सारा के सामने एक स्पून बढ़ा दिया। सारा नील की तरफ अभी भी नाराजगी से देख रही थी, लेकिन आज सारा के लिए नील का चार्म रेजिस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका था। नील ने सारा को अपने सबसे क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ देखा, तो सारा ने भी अपना मुंह खोलते हुए वो बाइट खा लिया। ऐसे ही सारा को खिलाते हुए नील ने अपनी पहली लीज किचन की चिकन मंचूरियन डिश को एंजॉय किया। वापस जाते वक्त नील ने सारा से कहा, थैंक्स अ लॉट बेबी, इस डिनर के लिए, आज के पूरे दिन के लिए और हर चीज के लिए। सारा उसकी इस बात को सुनकर बटरफ्लाइज फील करने लगी। उसने नील को एक वार्म स्माइल के साथ देखा। वो दोनों ऑर्किड एनक्लेव पहुंच चुके थे। नील ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे जो कहा था, आई रियली मीन इट। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। इस बात को किसी मजाक की तरह मत लेना। सारा अभी भी इस बात को अवॉइड ही कर रही थी। उसने नील को गुड नाइट विश करते हुए कहा, इस बारे में बाद में बात करते हैं। गुड नाइट फॉर नाउ। और सारा अपना हाथ वेव करते हुए अपार्टमेंट के अंदर चली गई। ये लड़का भी ना पागल है। क्या वो सच कह रहा था? नहीं नहीं सारा, उस पोकर फेस की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। भले ही सारा अपने आप को उस बात पर बिलीव ना करने को कह रही थी, अंदर ही अंदर उसे ये सुनकर अच्छा भी लग रहा था। सारा नील के कहे शब्दों के बारे में ही सोचते हुए चैन की नींद सो गई। लेकिन अगले दिन की सुबह उसके लिए एक नया डिजास्टर लेकर आई थी, क्योंकि सारा की नींद नील की आवाज से खुली। सारा नील की आवाज को फॉलो करते हुए अपने बेडरूम से बाहर निकली। उसने देखा कि विनी ने लाउड आवाज में टीवी लगा रखा था। सारा ने देखा कि नील टीवी पर लाइव आ रहा था। उसने कुछ कहा। नील की कही वो बात सुनकर सारा को अजीब लगा। भले ही नील ने जो भी कहा वो सच था, लेकिन सारा उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। सारा ने नील को कहते हुए सुना, यू आर राइट, सारा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है।
पिछली रात फोर सीजन्स रिजॉर्ट में। सारा को उसके घर सेफली ड्रॉप करने के बाद नील बहुत खुश होकर अपने होटल पहुंचा। उसने देखा कि स्विमिंग पूल के पास कोई जानी मानी पर्सनैलिटी बैठी हुई थी। नील ने जब रोहन को वहां बैठे हुए देखा, उसने अपने कदम स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा दिए। उसने रोहन से मजाक करते हुए कहा, कहीं मॉम ने तुम्हारी बकवास से बोर होकर तुम्हें बाहर तो नहीं निकाल दिया? अचानक नील की आवाज सुनकर रोहन डर गया। जब उसे नील की कही बात समझ में आई, रोहन का मुंह बन गया। लेकिन आज वो नील से बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल, उसकी सिंड्रेला ने जब से उसे किस किया था, उसके होठों पर एक स्माइल स्टिक हो चुकी थी। उसने नील की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश था। तो उनके सामने बिना ब्रेक के बड़बड़ाए जा रहा था। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे सूट से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें भी रूम में ना आने दें। नील को रोहन की बात में सरकाज़्म की झलक साफ साफ नजर आ रही थी। नील जाकर रोहन के पास बैठ गया। उसने रोहन की बाकी बकवास को अवॉइड किया और उससे पॉइंट की बात पूछी। वैसे तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? कुछ हुआ है क्या? जैसे ही नील ने यह सवाल किया, रोहन के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल छा गई। नील ने उसकी आंखों में एक नई सी चमक को नोटिस किया। रोहन ने जवाब देते हुए कहा, पार्टनर, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। आज का दिन मेरी लाइफ का आज तक का बेस्ट डे है। अब रोहन अपने दोनों पैरों की आलती पालती मारकर बैठ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कब नील को पूरी बात बताता है। उसने एक्साइटेड होते हुए नील से कहा, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। रोहन की इस बात को सुनकर नील कुछ याद करने लगा। उसे फिर कुछ याद आया। उसने रोहन से जेन्युइन होकर कहा, हाँ, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ। उस जोक को सुनने के बाद मैं पेट पकड़कर हंसा था। मुझे अब तक याद है, मैं तो नींद में हंस रहा था। नील की ऐसी बात को सुनने के बाद रोहन के चेहरे पर 12 बज गए। उसने डिसअपॉइंटमेंट में अपना चेहरा किसी सैड इमोजी की तरह कर दिया था। नील को उसकी ऐसी हालत पर जितना तरस आ रहा था, उतनी ही हंसी भी आ रही थी। नील ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। फिर उसने रोहन को चीयर अप करने का सोचा। नील ने कहा, ठीक है, आप ज्यादा भाव मत खाओ। उस लड़की का क्या? रोहन को नील से अपनी बेइज्जती सुनने की आदत थी, लेकिन आज उसे नील को बताने जैसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए वो वापस से अपने हैप्पी मूड में आ गया। उसने नील को पूरी स्टोरी बता दी, बीच वाली फर्स्ट मीटिंग से लेकर सैंटोरिनी तक। यूजुअली अपने सीक्रेट्स को छुपाने वाले रोहन ने आज नील को उस एक्सीडेंटल किस तक सब कुछ बता दिया। रोहन की इस पूरी कहानी को सुनकर नील उसके लिए बहुत खुश था। लेकिन आगे जो बात रोहन बताने वाला था, उसके बाद नील की खुशी जेलसी में बदलने वाली थी। रोहन ने नील से कहा, तुम्हें पता है, आज मुझे किसी स्कूल बॉय की तरह लग रहा है। आई एम फीलिंग लाइक ये मेरी फर्स्ट किस है, थैंक्स टू सारा। जब नील ने सारा का नाम सुना, वो कंफ्यूज हो गया। उसने रोहन से सवाल करते हुए कहा, इस सब का सारा से क्या लेना देना? ये बात सुनकर रोहन के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो किसी ने उससे बच्चों वाला सवाल किया हो। रोहन ने ऑब्वियस एक्सप्रेशंस के साथ नील से कहा, विनी और सारा बेस्ट फ्रेंड्स है ना, दोनों एक ही घर में तो रहती हैं। नील ये बात सुनकर शॉक्ड था। उसने मन ही मन में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे अलावा सबको सब कुछ पता होता है, और इस रोहन ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस भी कर लिया। एनीवे, वो एक एक्सीडेंटल किस था। अपने आप से बात करते हुए नील ने रोहन के कंधे पर अपना हाथ भी रख दिया। वो रोहन से ये जताना चाहता था कि वो उसके लिए खुश था। नील ने फिर दिल ही दिल में कहा, आज मैंने सारा से कहा भी कि मैं उसे पसंद करता हूं, बट उसने ये बात मजाक ही कंसिडर की होगी। मुझे जल्द से जल्द इस बात का यकीन देना होगा कि मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं। कुछ देर की साइलेंस के बाद अचानक रोहन को कुछ याद आया। उसने नील से कहा, पार्टनर, बहुत देर हो गई है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि कल तुम्हें उस उर्वी मान से मिलने जाना है? रोहन के बताने के बाद नील को ये बात ध्यान में आई।
आज के सारा के साथ की डेट के बाद नील इस बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। उसने डिटरमिन्ड लगते हुए रोहन से कहा, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएस ग्रुप्स का फ्यूचर कल की उस मीटिंग पर ही डिपेंड करता है। रोहन ने भी नील से सहमति जताई। उसने नील से कहा, तुम जब उस उर्वी मान के साथ बात कर रहे होगे, हम एएस ग्रुप्स के सक्सेसफुल होने का पहला कदम पार कर लेंगे। एक दूसरे के साथ पूरा प्लान डिस्कस करने के बाद नील और रोहन अपने अपने कमरे में चले गए। अपनी लाइफ का एक यादगार दिन बिताने के बाद दोनों को चैन की नींद के साथ ही हसीन सपने भी आने लगे थे। जब नील और रोहन चैन की नींद सोने जा रहे थे, कोई था जिसकी नींद उड़ी हुई थी। बेचारा विराज अब तक एएस ग्रुप्स में बैठा हुआ था। जब से उसने पार्टी में रीटा और उर्वी का कन्वर्सेशन सुना था, तब से वो बेचैन था। उसे जब तक रीटा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, वो कंफर्टेबली कुछ भी नहीं कर पाता। उसने शिकायत करते हुए अपने आप से कहा, मैंने उस वक्त पैसों की बात को अपने कानों से सुना था, लेकिन इस लड़की के बैंक डिटेल्स में भी पैसों का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मैं क्या करूं? विराज ने सोचा था कि जैसे ही उसे रीटा के खिलाफ कोई प्रूफ मिलेगा, वो तुरंत जाकर सारा को इस बारे में बता देगा। मगर पूरे दिन भर की मेहनत के बाद भी विराज के हाथ कुछ नहीं आया। डिसअपॉइंट होकर विराज अपनी चेयर पर पीठ टिकाकर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जब वो थक हार कर अपने माथे पर मसाज करने लगा, अचानक से उसका फोन बजने लगा। विराज ने लेजी होकर फोन स्क्रीन की तरफ देखा। वहां पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। विराज ने अपने आप से ही कहा, रात के 11 बजे किसने कॉल किया होगा? फिर विराज ने कॉल आंसर किया। उसने कहा, हेलो, कौन बात कर रहा है? विराज के सवाल पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब विराज सच में बहुत क्यूरियस फील करने लगा। वो जैसे ही फोन को अपने कानों से दूर करने वाला था, उसने किसी की आवाज सुनी। तुम अब तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? विराज पहले तो किसी लड़की की आवाज सुनकर सोच में पड़ गया था, लेकिन जब उसने उसके ऐसे सवाल को सुना, वो दंग रह गया। उसने डाउट के साथ सवाल करते हुए कहा, कौन बात कर रहा है और आपको कैसे पता कि मैं ऑफिस में हूं? विराज अपने आप को स्ट्रांग होने का प्रिटेंड करने लगा। घबराकर उसने ऑफिस के हर कोने में देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फोन के दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, क्योंकि तुम्हारी बाइक अभी भी एएस ग्रुप्स की पार्किंग में पार्क की हुई है। विराज को ये बात सुनकर एहसास हुआ कि उसने ये आवाज पहले भी कहीं पर सुनी थी। उसने अपना सवाल रिपीट करते हुए कहा, आप कौन बात कर रही हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? विराज का ये सवाल बहुत ही लॉजिकल था। फोन के दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मेरे रूम में और दिल में जबरदस्ती घुसने के बाद तुम्हें याद भी नहीं है कि मैं कौन हूं? उसकी ये बात सुनकर विराज पहले तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि कल वो किसी के रूम में परमिशन के बिना घुस गया था। उसने शॉक्ड होते हुए कहा, टावल वाली लड़की? आप कल वाली लड़की हो? विराज की ऐसी बात सुनकर पीहू का मुंह बन गया। उसने विराज को वार्न करते हुए कहा, कल वाली लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम रोज अलग अलग लड़कियों के रूम में जाते हो? कल तक ठीक था, बट अब से तुम सिर्फ मेरे ही रूम में आ सकते हो, समझ गए? विराज अब नर्वस होने लगा। उसने घबराते हुए पीहू से कहा, हाँ ठीक है। पीहू की वार्निंग पर अनकॉन्शियसली हामी भरने के बाद विराज को कुछ गलत कहने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहा, नहीं, मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊंगा। बाय द वे, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? विराज को डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए देखकर पीहू भी सीरियस हो गई। उसने विराज के लिए अपनी फिक्र जताते हुए कहा, तुम घर जाकर आराम करो। तुम जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो वो मेरे पास है, सो जस्ट चिल एंड अपना ख्याल रखो। विराज पीहू की बात का मतलब समझ नहीं पाया, तो उसने इनोसेंटली उससे क्वेश्चन करते हुए कहा, आपके पास क्या चीज है? मैं कुछ समझा नहीं। पीहू मन ही मन में उसके प्रिंस चार्मिंग के इनोसेंस को अडोर कर रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, ओह, क्या इसे इतना क्यूट होना ही है? मुझे तो इसे छुपा कर रखना चाहिए, कहीं कोई मेरे कंपटीशन में ना आ जाए।
पीहू ने फिर विराज को एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम ना इन सब बातों में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। जब तुम्हें उस चीज की जरूरत होगी मैं उसे तुम तक पहुंचा दूंगी। विराज पीहू के इस जवाब को सुनकर पहले से और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने उस टावल वाली लड़की से इस बारे में और कुछ भी ना पूछने का फैसला किया। विराज ने फिर पीहू को समझाते हुए कहा, लड़कियों को ऐसे इतनी रात को किसी को भी कॉल नहीं करना चाहिए। आप अभी रेस्ट कीजिए। जहां विराज पीहू से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पीहू उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगी। उसने एज्यूम कर लिया कि विराज को उसकी चिंता हो रही थी। उसने विराज से शर्माते हुए कहा, ओके, मैं इतनी रात को तुम्हारे सिवाय किसी को भी कॉल नहीं करूंगी। गुड नाइट, जल्दी घर जाओ और मुझे ड्रीम में देखना। और विराज का रिएक्शन जाने बिना ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पीहू के आखिरी शब्दों को सुनकर विराज कंफ्यूज हो गया। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे सिवाय किसी को कॉल नहीं करेगी? क्या इन्हें मेरी बात का मतलब समझ में नहीं आया? और ड्रीम में मैं इनको देखूं? मुझे तो ये टावल वाली लड़की समझ में नहीं आती। अपने आप से ही पीहू की शिकायत करते हुए विराज ऑफिस से बाहर निकल गया। दिन भर शूटिंग्स और गानों के रिकॉर्डिंग्स करने के बाद पीहू अब जाकर फ्री हुई थी। लेकिन काम से छुट्टी होने के बाद भी उसे पहला ख्याल विराज का आया था। चाहत फीलिंग ही ऐसी है। इसके लिए किसी से पुरानी पहचान, किसी आदत या किसी से कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं होता। अगर हम किसी को चाहने लगते हैं तो उसी पल से वो इंसान हमारी आदत बन जाता है। हम उसे पहचानने लगते हैं और इसी चाहत से अक्सर गहरे रिश्ते भी बन जाते हैं। अगली सुबह जैसे उर्वी ने पार्टी वाले दिन नील से कहा था, वो सुबह 9 बजे तय की हुई जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि बीचों बीच किसी टेबल पर उर्वी बैठी हुई थी। ये जगह थोड़ी क्राउडेड थी। नील जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने उर्वी से सीधे पॉइंट की बात करना सही समझा। नील ने सवाल करते हुए कहा, मुझे यहां बुलाने की क्या वजह है? उर्वी ने नील के ऐसे ही रिएक्शन को एक्सपेक्ट किया था। उसने नील के सवाल के बदले उसे ही सवाल किया, आप क्या लेना चाहेंगे मिस्टर सब्रवाल? नील ने अपनी आंखें रोल कर लीं। उसने अपना सवाल रिपीट करते हुए उर्वी से पूछा, मुझे यहाँ पर क्या बताने के लिए बुलाया है? नील के ऐसे इम्पेशंस को देखकर उर्वी ने उससे हार मान ली। उसने नील से पूछा, मैं जानती हूँ कि आप सारा के बॉयफ्रेंड नहीं हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ मिस्टर सब्रवाल? नील को उर्वी की सारी बातें किसी बकवास से कम नहीं लग रही थी। उसने सच बताते हुए उर्वी से कहा, यस, यू आर राइट, सारा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। नील ने जैसे ही ये बात कही, उर्वी के चेहरे पर कामयाबी भरी मुस्कान थी। नील उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया कि जरूर उर्वी ने कुछ प्लान किया होगा। जब नील उर्वी के प्लान को समझने की कोशिश कर रहा था, उसने किसी को देखा। ये वही रिपोर्टर था जिसने एएस ग्रुप्स के स्कैंडल वाले दिन सारा को धक्का देकर गिराया था। नील तब से उस रिपोर्टर का चेहरा भूल ही नहीं पाया था। नील ने मन ही मन में कहा, ये बदतमीज आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसने सारा के साथ जो बर्ताव किया था, उसके बाद ये आज पहली बार दिख रहा है। एक मिनट, ओह, तो ये इस उर्वी का प्लान है। मे बी इस वक्त मैं किसी न्यूज चैनल पर लाइव आ रहा हूँ। वाओ, ये उर्वी कुछ ज्यादा ही शैतानी दिमाग वाली है। उर्वी का प्लान साफ था। वो नील को अंधेरे में रखकर उसकी और सारा के रिश्ते की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती थी। जब नील ये सब प्रोसेस कर रहा था, उसे ये बात ध्यान में आई कि उर्वी उसे पूरी तरह से फंसा चुकी थी। नील अब सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उर्वी ने फिर नील से सवाल करते हुए कहा, तो फिर आप दोनों ने सब मीडिया वालों के सामने झूठ क्यों कहा? क्या ये सब एएस ग्रुप्स के प्रॉफिट के लिए किया था? अब ये सवाल नील के लिए एक इम्तिहान लेकर आया था। उसने कुछ सोचने के बाद मन ही मन में एक फैसला किया। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उसने उर्वी को जवाब देते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैंने झूठ कहा था? अब तुम सारा की पुरानी दोस्त हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं बहुत जल्द ही उसे प्रपोज करने वाला हूँ।
सो अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी होने वाली फियांसे है।